नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे और हमारा आज का टॉपिक रहेगा पब्लिक डेब्ट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी सार्वजनिक ऋण जो होता है उसके माध्यम से किस प्रकार से जो है आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। और दूसरा, पब्लिक डेब्ट पॉलिसी, यानी जो सार्वजनिक ऋण लिया जाता है उससे संबंधित क्या जो है पॉलिसी होनी चाहिए, कौन कौन सी जो है वो बातें ध्यान में रखनी चाहिए जब एक डेट से संबंधित जो है वो नीति बनाई जाती है उस समय। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले सार्वजनिक ऋण क्या होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो सरकारें होती है उन सरकारों का जो है एक्सपेंडिचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि आजकल जो सरकारों के कार्य लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सरकार की जो आय होती है वो उस अनुपात में नहीं बढ़ती जिस अनुपात में उनका एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से सरकार के लिए आय तथा व्यय के बीच में एक नेगेटिव गैप क्रिएट हो जाता है। सरकार की आय कम है, व्यय ज़्यादा है, तो उस अवस्था के अंदर सरकार जो होती है वो उधार लेती है, चाहे वो आंतरिक क्षेत्र से उधार ले चाहे विदेशी क्षेत्र से उधार ले। तो उस उधार को हम सार्वजनिक ऋण कहते हैं, यानी पब्लिक डेट जो है वो सरकार के द्वारा लिया गया ऋण होता है। अब सार्वजनिक ऋण की आर्थिक विकास में क्या भूमिका है उसको हम देखते हैं। कोई भी देश अगर आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है तो आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ आधारभूत जो तत्व होते हैं वो तत्व प्राप्त करने जरूरी होते हैं। जैसे कि उत्पादन में वृद्धि होनी चाहिए, आय में वृद्धि होनी चाहिए, रोजगार में वृद्धि होनी चाहिए, आय के वितरण में समानता आनी चाहिए, कीमत में स्थिरता होनी चाहिए, आधारभूत उद्योगों का विकास होना चाहिए, आधारिक संरचना का विकास होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो होती है किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए जो है मूलभूत आवश्यकताएं हैं। जब तक इन लक्ष्यों को हम प्राप्त नहीं करेंगे तब तक आर्थिक विकास नहीं हो सकता। तो सार्वजनिक ऋण जो होता है उसके माध्यम से एक देश इन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो वो प्रयास करता है। और बहुत हद तक सार्वजनिक ऋण के माध्यम से एक देश जो होता है, ये जो हमने ऊपर जो भी चीज़ें डिस्कस किया उन सभी चीज़ों के अंदर जो वो सार्वजनिक ऋण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि अगर एक देश को उत्पादन बढ़ाना है, आय बढ़ानी है, रोजगार बढ़ाना है, कीमत स्थिरता रखनी, कीमतों को स्थिर रखना है, उद्योगों का विकास करना है, तो उसमें जो सार्वजनिक ऋण की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। तो अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार से सार्वजनिक ऋण जो होता है वो एक देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो सबसे पहले वित्तीय ढांचे के विकास में योगदान। अब वित्तीय ढांचा क्या होता है? किसी भी देश के अंदर जो बैंकिंग सिस्टम होता है या गैर बैंकिंग संस्थाएं होती है उसको हम जब वित्तीय ढांचे का नाम देते हैं, यानी मुद्रा बाजार है, पूंजी बाजार है या बैंकिंग सिस्टम, वो सारा का सारा जो फाइनेंशियल सिस्टम का हिस्सा है। तो अगर एक देश को विकास करना है तो विकास के लिए वित्तीय ढांचे का मजबूत होना जरूरी है। अब वित्तीय ढांचा कब मजबूत होगा? जब लोगों का उसके ऊपर विश्वास होगा। तो जब सार्वजनिक ऋण की हम बात करते हैं तो सार्वजनिक ऋण के माध्यम से जनता के अंदर जो वित्तीय ढांचे में विश्वास पैदा किया जाता है कि सरकार जो वो जब स्वयं लेन देन करती है, विभिन्न प्रकार की वित्तीय संस्थाएं होती है उनके साथ में, तो जनता को भी विश्वास हो जाता है कि अगर हम भी इन संस्थाओं के साथ लेन देन करें, जैसे बैंकों में पैसा जमा करवाएंगे तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वहाँ से पैसा सरकार उधार ले रही है और सरकार जब पैसा उधार ले रही है तो उनका पैसा डूबने की संभावना नहीं है। तो इस प्रकार से ये जो वित्तीय ढांचा होता है इसका विकास जरूरी होता है और इसके विकास में जो है विश्वास और निवेश दोनों चीज़ें जरूरी है। तो सार्वजनिक ऋण के माध्यम से विश्वास भी पैदा किया जाता है और अगर कहीं वित्तीय ढांचे के विकास के लिए निवेश की आवश्यकता होती है तो वो भी सार्वजनिक ऋण के माध्यम से किया जाता है। जब एक देश के अंदर वित्तीय ढांचे का विकास होगा तो उससे देश के अंदर एक तरफ बचत को बढ़ावा मिलेगा और जब बचतें बढ़ेंगी तो उन बचतों को जो है इन्वेस्टमेंट भी किया जा सकता है। तो जब इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा तो उसके कारण एक देश के अंदर पूंजी निर्माण में वृद्धि होगी और पूंजी निर्माण के कारण एक देश के अंदर उत्पादन, आय तथा रोजगार को बढ़ावा मिलेगा और एक देश के अंदर विकास होगा। तो इस प्रकार से अगर ये सार्वजनिक ऋण ना हो तो वित्तीय ढांचे का ना तो विकास होगा और ना ही वित्तीय ढांचा मजबूत हो पाएगा। नेक्स्ट है साधनों का उत्पादकीय क्षेत्र में पुनः आवंटन। अब देखिएगा, एक देश के पास में साधन जो होते हैं वो सीमित होते हैं। अब ये जो साधन होते हैं कई बार उस क्षेत्र में लग जाते हैं जो कि ज़्यादा उत्पादन देने वाला नहीं होता। तो ऐसे में सार्वजनिक ऋण के माध्यम से सरकार क्या करती है? दो प्रकार के कार्य करती है। मान लीजिए ये जो उत्पादक क्षेत्र है, अब एक तो सरकार सार्वजनिक ऋण के माध्यम से उस उत्पादक क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करती है।
सरकार ने सार्वजनिक ऋण के माध्यम से उत्पादक क्षेत्र के अंदर स्वयं इन्वेस्टमेंट किया, या जो इन्वेस्टर थे उनको सब्सिडी दी, जिससे कि उत्पादक क्षेत्र के अंदर ज़्यादा साधन लगते हैं। तो सार्वजनिक ऋण के माध्यम से जो क्षेत्र ज़्यादा उत्पादन देने वाला होता है उसको विशेष सुविधाएं दी जाती है, आधारभूत ढांचा वहाँ पर जो है मजबूत किया जाता है। दूसरी तरफ जो साधन गैर उत्पादकीय क्षेत्र में लगे हुए थे, उस क्षेत्र से सरकार ऋण लेती है। जब ऋण लिया तो वहाँ से साधन हट गए, और साधन हट के और उस ऋण का प्रयोग सरकार जो होती है उत्पादकीय क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट के लिए करती है। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि सार्वजनिक ऋण के माध्यम से जो गैर उत्पादकीय क्षेत्र होता है या अनुत्पादकीय क्षेत्र होता है, वहाँ से सरकार जो है ऋण लेकर के उत्पादकीय क्षेत्र में उसको जो कन्वर्ट करती है, उत्पादन वाले क्षेत्र में उसको लगा देती है। इसके बाद है बचत को बढ़ावा देना। ऋण के माध्यम से सरकार जो बचत को भी बढ़ावा देती है, क्योंकि जब इंटरेस्ट ज़्यादा में दिया जाता है सार्वजनिक ऋण के ऊपर, तो लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करते हैं, छोटी छोटी बचतें करने लगते हैं। और जब छोटी छोटी बचतें करने लगते हैं तो उसके कारण एक देश के अंदर बचत का स्तर बढ़ता है, और बचत का स्तर अगर बढ़ेगा तो उस देश के अंदर इन्वेस्टमेंट भी होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बचत के ऊपर निर्भर करता है। बिना बचत के इन्वेस्टमेंट पॉसिबल नहीं है। तो सरकार जब बचत बढ़ाएगी तो निवेश बढ़ने से पूंजी निर्माण बढ़ेगा, और पूंजी निर्माण बढ़ने से एक देश के विकास को गति मिलती है। तो इस प्रकार से सार्वजनिक ऋण के माध्यम से जो है बचत को बढ़ावा मिलता है। आगे बिना मुद्रास्फीति के वित्त प्रबंधन। अब देखिए, सरकार को निवेश तो करना पड़ेगा, अगर विकास करना है तो इन्वेस्टमेंट जरूरी है। अब इन्वेस्टमेंट के लिए पहला ऑप्शन होता है नए नोट छापिए आप, और नए नोट छाप करके इन्वेस्टमेंट कीजिए। लेकिन जब सरकार नए नोट छाप करके इन्वेस्टमेंट करती है तो उससे अर्थव्यवस्था के अंदर मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी, और मुद्रा की पूर्ति बढ़ने के कारण देश के अंदर कीमत स्तर में वृद्धि होने लगती है, और जब कीमत स्तर बढ़ता है तो उसके कारण जब मुद्रास्फीति आ जाती है। लेकिन अगर यही कार्य सरकार, जैसे मान लीजिए सरकार ने इधर जो 100 करोड़ रुपए के नए नोट छापे तो उसने मुद्रास्फीति का कार्य किया, लेकिन अगर सरकार यही 100 करोड़ रुपए उधार लेती है तो इसकी वजह से जनता के पास मुद्रा कम हो जाएगी। जनता के पास मुद्रा कम होने की वजह से कीमतों में कमी होगी। दूसरी तरफ सरकार को इन्वेस्टमेंट के लिए जो वो पैसा भी मिल जाएगा। तो इस प्रकार से सार्वजनिक ऋण का एक ये फायदा होता है कि सार्वजनिक ऋण जो होता है वो एक देश के अंदर मुद्रास्फीति को रोकता है, और मुद्रास्फीति के बिना ही देश की अर्थव्यवस्था के लिए पूंजी उपलब्ध करवाता है। आगे विदेशी पूंजी और तकनीक का आयात। एक देश की सरकार घरेलू क्षेत्र से भी उधार ले सकती है और विदेशी क्षेत्र से भी उधार ले सकती है। जब एक देश की सरकार विदेशों से उधार लेती है, तो विदेशों से जब उधार लिया जाता है तो जो विदेशों से उधार के साथ साथ में विदेशी पूंजी भी आती है, यानी विदेशों से मशीनों का आयात करेंगे हम। इसके साथ वहाँ से जो हम टेक्नोलॉजी भी लेकर के आएंगे साथ में, कि भी आपने हमें उधार दिया है, अब आपका उधार हमें चुकाना भी है, तो आप हमें पूंजी दीजिए, टेक्नोलॉजी दीजिए, जिससे कि हम अपने देश में उत्पादन क्षमता का विकास कर सकें। और जब हमारे देश में उत्पादन बढ़ेगा तो उसके बाद हम उस उत्पादन से जो इनकम बढ़ेगी, उस इनकम से हम जो है आपका ऋण जो है उसको चुकता कर देंगे। तो इस प्रकार से विदेशी जो ऋण होता है वो काफ़ी हेल्पफुल होता है, क्योंकि घरेलू ऋण जब लिया जाता है तो केवल मुद्रा की प्राप्ति होती है, लेकिन जब विदेशी ऋण लिया जाता है तो उसमें मुद्रा के साथ साथ में विदेशी पूंजी और टेक्नोलॉजी की भी प्राप्ति होती है। आगे निवेश में वृद्धि। सार्वजनिक ऋण के माध्यम से सरकार इन्वेस्टमेंट भी करती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर निजी निवेश नहीं होता, उस क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट सरकार को करना पड़ता है। तो इस के लिए सरकार जो है वो ऋण लेती है, और ऋण लेकर के सरकार इन्वेस्टमेंट करेगी, और इन्वेस्टमेंट जब सरकार ज़्यादा करेगी तो उससे एक देश की अर्थव्यवस्था के अंदर विकास तेजी से होता है। आगे आधारभूत उद्योगों का विकास। आधारभूत उद्योग कौन से होते हैं? जैसे यातायात है, बिजली है, बैंकिंग है, अन्य जो क्षेत्र है जैसे संचार की सुविधाएं हैं। ये ऐसी सुविधाएं होती है जिनके बिना एक देश का आर्थिक विकास नहीं हो सकता, क्योंकि विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे हैं, या एग्रीकल्चर है, या सर्विस सेक्टर है, इन सभी का विकास जो होता है आधारभूत उद्योगों पर निर्भर करता है। तो इन आधारभूत उद्योगों के अंदर जो वो सरकारी इन्वेस्टमेंट करती है, क्योंकि इसके पीछे कारण है कि एक तो आधारभूत उद्योगों के अंदर जो काफ़ी अधिक मात्रा में पूंजी की जरूरत होती है, निजी क्षेत्र के पास में इतनी ज़्यादा पूंजी नहीं होती। दूसरा, आधारभूत जो उद्योग होते हैं उनके अंदर जो रिटर्न मिलता है वो लंबे समय के बाद में मिलता है। तो निजी निवेशक होते हैं वो तो तुरंत रिटर्न चाहते हैं, तो उसी क्षेत्र में वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ऐसे में
जब तक आधारभूत उद्योगों का विकास नहीं होगा तब तक एक देश का विकास नहीं होगा। अब आधारभूत उद्योगों के विकास के लिए काफ़ी अधिक मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। वो पूंजी सरकार टैक्स से प्राप्त नहीं कर सकती। इसके लिए सरकार को जो है सार्वजनिक ऋण लेना पड़ता है और सार्वजनिक ऋण के माध्यम से एक देश के अंदर आधारभूत उद्योगों का विकास होता है और आधारभूत उद्योगों का विकास होने से एक देश के आर्थिक विकास में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है धन के वितरण में समानता। सार्वजनिक ऋण के माध्यम से धन के वितरण में भी समानता आती है। वो देखिए कैसे, इसमें दो तरीकों से आ सकती है। पहला, सरकार ने छोटी छोटी बचतों से ऋण लिया। अब छोटी छोटी बचतें किन की होगी? गरीबों की होगी। तो गरीबों की जब बचतों को सरकार ने ऋण के रूप में लिया तो इसके बदले में इनको ब्याज मिलेगा, तो ब्याज के रूप में इनको आय प्राप्त होती है और जब इनको आय प्राप्त होती है तो इसके कारण जो है गरीबों की इनकम बढ़ने से धन के वितरण में समानता आएगी। दूसरा, सरकार ने ये जो बचतों से ऋण लिया, सरकार उसको इन्वेस्टमेंट करती है और इन्वेस्टमेंट करने से जो है रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और रोजगार जो है गरीबों को जब मिलेगा तो उसके कारण उनकी आय बढ़ेगी और आय के बढ़ने के कारण जो है धन के वितरण में समानता आती है। तो इस प्रकार से सार्वजनिक ऋण के माध्यम से सरकार एक तरफ जो छोटी छोटी बचतें करने वाला गरीब वर्ग है उसको ब्याज के रूप में इनकम देती है। दूसरा, विभिन्न प्रकार की जो कल्याणकारी योजनाएं होती है या रोजगार से संबंधित योजनाएं होती है उनके ऊपर व्यय करके गरीब वर्ग की इनकम को बढ़ाने का कार्य करती है, जिसके कारण जो है धन के वितरण में समानता आती है। नेक्स्ट है उत्पादन और रोजगार में वृद्धि। किसी भी देश के अंदर उत्पादन तथा रोजगार इन्वेस्टमेंट के ऊपर निर्भर करता है और आधारभूत ढांचे के ऊपर निर्भर करता है। तो अभी पीछे हमने देखा कि एक देश की सरकार जो है सार्वजनिक ऋण के माध्यम से आधारभूत ढांचे का विकास करती है और एक देश की सरकार सार्वजनिक ऋण के माध्यम से जो है वो इन्वेस्टमेंट करती है। दूसरा, जब आधारभूत ढांचे का जो वो विकास होता है तो उसके कारण जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट होता है यानी प्राइवेट जो निवेश होता है वो भी बढ़ता है। तो इस प्रकार से सार्वजनिक ऋण एक तरफ आधारभूत ढांचे का विकास करने में सहायक होते हैं, दूसरी तरफ सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा देते हैं और तीसरी तरफ जो वो निजी निवेश को भी प्रेरित करते हैं। तो इसके कारण एक देश के अंदर जो उत्पादन बढ़ता है और उत्पादन के बढ़ने के साथ साथ रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होती है। इसके बाद है सार्वजनिक ऋण की नीति। जब एक देश के लिए सार्वजनिक ऋण विकास में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तो ये जानना जरूरी होता है कि सार्वजनिक ऋण के लिए किस प्रकार की नीति अपनाई जाए, क्योंकि सार्वजनिक ऋण से जो है प्रत्येक देश अधिकतम लाभ प्राप्त करना चाहता है और अगर सार्वजनिक ऋण से संबंधित नीति सही नहीं है तो अधिकतम लाभ प्राप्त नहीं किए जा सकते। और कई बार ऐसा भी होता है कि अगर बिना सोचे समझे बिना किसी अच्छी रणनीति के सार्वजनिक ऋण लिया जाता है तो उसका एक देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है, क्योंकि ऋण जो होता है वो एक प्रकार का बोझ होता है। अगर उस ऋण के अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि वो अपना भुगतान कर सके तो वो ऋण बोझ है। इसलिए एक देश की सरकार को सार्वजनिक ऋण से संबंधित नीति का निर्धारण अच्छी प्रकार से सोच समझ करके करना चाहिए। तो जब कभी भी सार्वजनिक ऋण लिया जाता है तो उससे संबंधित नीति का मतलब ये है कि सार्वजनिक ऋण लेते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहला है अनुत्पादक व्यय नहीं करना चाहिए। जब कभी भी सरकार सार्वजनिक ऋण लेती है तो एक निश्चित समय के बाद में उसको उस ऋण का भुगतान ब्याज सहित करना पड़ता है। तो ऐसे में अगर सरकार ने ऋण लेकर के उस ऋण को अनुत्पादक कार्यों पर लगा दिया तो उसके कारण सरकार को आय में तो कोई वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि मान लीजिए सरकार ने जो है खाने पीने की वस्तुओं के ऊपर उसको व्यय कर दिया, अब ऋण का तो भुगतान करना पड़ेगा लेकिन सरकार की आमदनी तो नहीं बढ़ी। इसके विपरीत अगर सरकार ने उसी ऋण का प्रयोग उद्योग धंधे लगाने पर किया होता तो सरकार की आमदनी बढ़ती और जब आमदनी बढ़ती तो उस ऋण का भुगतान किया जा सकता था। तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि सार्वजनिक ऋण कभी भी इस प्रकार से व्यय नहीं करना चाहिए कि उसके कारण उत्पादन क्षमता में वृद्धि ना हो, बल्कि सार्वजनिक ऋण लेते समय ध्यान रखना चाहिए कि सार्वजनिक ऋण केवल और केवल उत्पादन कार्यों के लिए ही लिया जाना चाहिए। आगे घरेलू और विदेशी क्षेत्र से ऋण। कई बार घरेलू बाजार जो होता है वो एक देश की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता, यानी जितनी पूंजी की जरूरत होती है विकास के लिए उतनी पूंजी सरकार को जो है ऋण के रूप में नहीं मिलती, क्योंकि अविकसित जो देश होते हैं उनके अंदर लोगों की आय कम होती है, उसकी वजह से बचत कम करते हैं, जिसके कारण सरकार को ज़्यादा ऋण की प्राप्ति नहीं होती। ऐसे में सरकार को जो है विदेशी क्षेत्र से भी जो है ऋण लेना चाहिए, क्योंकि जब हम विदेशी क्षेत्र से ऋण लेते हैं तो इसका एक फ़ायदा ये होता है कि जो ऋण होता है उसके साथ साथ में हमें पूंजी भी मिलती है और विदेशी टेक्नोलॉजी जो होती है वो भी हमारे देश में आती है।
तो ये ध्यान रखना चाहिए कि सरकार को केवल घरेलू क्षेत्र पर निर्भर नहीं रहना चाहिए या केवल विदेशी क्षेत्र के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि घरेलू और विदेशी दोनों ही बाजारों से सरकार को आवश्यकता अनुसार ऋण लेना चाहिए। इसके बाद उत्पादक कार्यों में प्रयोग। जब कभी भी ऋण लिया जाता है तो उस ऋण का प्रयोग जो है उत्पादन कार्यों में किया जाना चाहिए, क्योंकि जब उत्पादन कार्यों में ऋण का प्रयोग किया जाएगा तो उससे आमदनी बढ़ेगी, और जब आमदनी बढ़ेगी तो उस बढ़ी हुई आमदनी से जो है ऋण का भुगतान आसानी से किया जा सकता है। अनिबद्ध ऋण यानी अनटाइड लोन। अब देखिए, एक तो होता है टाइड लोन। टाइड लोन का मतलब होता है कि ये जिस उद्देश्य से लोन लिया गया है केवल उसी कार्य के अंदर इसका प्रयोग किया जा सकता है। दूसरा होता है अनटाइड लोन यानी अनिबद्ध ऋण। ये वो ऋण होता है जिस ऋण का प्रयोग किसी भी कार्य के लिए किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि भी भारत ने विश्व बैंक से लोन लिया। अब भारत ने विश्व बैंक से जो लोन लिया था वो सड़क के निर्माण के लिए लिया था। अगर ये टाइड लोन है तो भारत को चाहे और कितनी भी आवश्यकता हो जाए, भारत सड़क निर्माण के अलावा इस लोन का कहीं भी और प्रयोग नहीं कर सकता। लेकिन अगर ये अनटाइड लोन है और अचानक ये लगता है कि देश के अंदर सड़कों से ज़्यादा जो आवश्यकता है वो स्कूलों के विस्तार की आवश्यकता है, तो ऐसे में अगर ये अनटाइड लोन है तो उसका जो स्कूलों के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है, उसका चिकित्सा के क्षेत्र में भी प्रयोग किया जा सकता है, या अचानक कोई आर्थिक संकट आ गया या कोई और सामाजिक संकट आ गया तो उससे निपटने के लिए भी इस ऋण का प्रयोग किया जा सकता है। तो ऐसे में ज़्यादातर जो लोन होते हैं उन लोनों को ये ध्यान रखना चाहिए कि वो अनटाइड लोन हो, ताकि अगर देश की आवश्यकताओं में परिवर्तन होता है तो उसी के अनुसार लोन को जो है किसी अन्य उद्देश्य में भी लगाया जा सकता है। नेक्स्ट होता है ऋण सेवा के भार को कम करना। कि ऋण सेवा का मतलब होता है ब्याज, कि एक देश की सरकार जब ऋण लेती है तो उसे भुगतान करना पड़ता है ब्याज का, तो ये ब्याज का जो भार है वो कम से कम होना चाहिए। इसके लिए सरकार को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो लोन लिया जाता है वो उसके ऊपर ब्याज की दर ज़्यादा ना हो। और दूसरा, सरकार को जो है ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि साथ के साथ में जो जितना हो सके उतने लोन का जो भुगतान किया जाता रहे, ताकि ब्याज जो है उसकी मात्रा ज़्यादा ना बढ़े। तो इस प्रकार से ऋण सेवा के भार को जो कम करना चाहिए। दूसरा, ऋण लेते समय जो बहुत सारा व्यय होता है उसको भी हम ऋण सेवा में शामिल करते हैं, तो ऋण लेते समय जो व्यय होता है वो कम से कम होना चाहिए। आगे शेयर पूंजी को प्राथमिकता। अब यहाँ पर सपोज कि गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट को चाहिए 100 करोड़ रुपए। एक तो ये ऋण के माध्यम से ले सकती है 100 करोड़ रुपए, दूसरे 100 करोड़ रुपए के शेयर जारी कर सकती है। अगर ये शेयर जारी करती है 100 करोड़ रुपए के तो इसको 100 करोड़ तो मिल जाएंगे, लेकिन बदले में इसको जो भुगतान नहीं करना पड़ेगा ब्याज का। क्योंकि अगर ये 100 करोड़ रुपए से इसने कोई फैक्ट्री लगानी है, कोई उद्योग लगाना है, तो इसने उद्योग शुरू किया। अब अगर प्रॉफिट होगा तो इनको प्रॉफिट मिल जाएगा, अगर लॉस होता है तो ये लॉस उठाएंगे, नहीं, सरकार के ऊपर कोई जो जिम्मेवारी नहीं है। लेकिन अगर ये ऋण लिया जाता है तो सरकार को ऋण का भी भुगतान करना है, प्लस में उसका ब्याज है उसका भी भुगतान करना है। तो इस प्रकार से ऋण के माध्यम से जो पूंजी ली जाती है सरकार के द्वारा, वो एक प्रकार से देयता उत्पन्न करती है। सरकार को ऋण का भुगतान भी साथ में करना पड़ता है। इसके लिए सरकार को जो बेटर ऑप्शन अपनाना चाहिए कि सरकार जो है शेयर जारी करके जो पूंजी प्राप्त करने की कोशिश करे, जिससे कि सरकार के ऊपर ऋण का भार जो वो कम से कम पड़े। इसके बाद निर्यात प्रोत्साहन तथा आयात प्रतिस्थापन। अगर विदेशों से हमने ऋण लिया है तो विदेशी ऋण का भुगतान जो है विदेशी मुद्रा में करना पड़ेगा। अब विदेशी मुद्रा की प्राप्ति हमें कब होगी? जब हम निर्यात ज़्यादा करेंगे, एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा और इंपोर्ट के अंदर कमी करेंगे। क्योंकि अगर एक्सपोर्ट हमारा बढ़ रहा है और साथ में इंपोर्ट भी बढ़ रहा है तो जो मुद्रा आ रही है वापस चली जा रही है, हमारे पास में ऋण का भुगतान करने के लिए मुद्रा बच तो नहीं रही। तो ऐसे में ये ध्यान रखना चाहिए कि सरकार को जो है निर्यातों को तो प्रोत्साहन देने वाली पॉलिसी अपनानी चाहिए। जो निर्यातक क्षेत्र होता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है सब्सिडी दी जानी चाहिए, उसको जो है अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, टैक्स में उसको छूट दी जानी चाहिए। और दूसरा, जो आयात प्रतिस्थापन होते हैं उन उद्योगों की स्थापना करनी चाहिए ताकि अपने आप ही जो है लोग आयात ना करें। अगर विदेशों से जो वस्तुएं हम लेकर के आ रहे हैं, अगर उन्हीं वस्तुओं से संबंधित उद्योग अपने देश में लग जाते हैं तो हम उन्हीं आवश्यकताओं को अपने देश की वस्तुओं से पूरा कर सकते हैं, जिससे हमें विदेशों से वस्तुएं मंगवानी ही नहीं पड़ेंगी। तो सरकार को जो है निर्यात को प्रोत्साहन देना चाहिए, साथ में जो आयात प्रतिस्थापन वाले उद्योग है
उनकी जो है विकास के अंदर भी जो है ऋण के माध्यम से सहायता करनी चाहिए। आगे, वर्जित सोने की बिक्री से ऋण कम करना। वर्जित सोना कौन सा होता है कि हम बहुत बार न्यूज़पेपर में देखते हैं या न्यूज़ में सुनते हैं कि उस क्षेत्र के अंदर जो है एयरपोर्ट के ऊपर इतना सोना पकड़ा गया, या किसी जो है व्यापारी के पास में अवैध सोना मिला। तो ये जो अवैध सोना होता है, जो स्मगलिंग करके लाया जाता है, उस सोने को हम जो है वर्जित सोना कहते हैं। अब ये सोना जो होता है सरकार अपने पास में रखती है, क्योंकि कोर्ट कचहरी के चक्कर चलते रहते हैं, तो उस सोने की बिक्री नहीं हो सकती। लेकिन अगर इस प्रकार का सोना एक देश के पास में पड़ा है, तो सरकार को जो इस सोने को बेच देना चाहिए, और बेच करके जो मुद्रा प्राप्त होती है, उस मुद्रा से अगर पहले लोन ले रखा है तो उसका भुगतान किया जाना चाहिए, और अगर लोन नहीं ले रखा तो लोन लेने की आवश्यकता नहीं है। उसी मुद्रा का प्रयोग जो है सरकार को देश के विकास में करना चाहिए। आगे, विनिवेश को बढ़ावा देना। निवेश का मतलब होता है पूंजी लगाना, और विनिवेश का मतलब होता है कि जो हिस्सेदारी है किसी भी उद्योग में सरकार की, उस हिस्सेदारी को बेच देना। जैसे मान लेते हैं कि ए उद्योग है, ए उद्योग के अंदर सरकार के पास में 75% शेयर है, यानी जितने भी इसकी पूंजी है उसका 75% हिस्सा जो है सरकार का है। अब मान लीजिए एक शेयर की कीमत जो वो 10 करोड़ है, तो सरकार के पास में अगर 75, मान लीजिए 75 शेयर है, तो सरकार इसमें से अगर 25 शेयर बेच देती है, तो ये क्या होगा, विनिवेश होगा। अब सरकार के एक जो शेयर है उसकी कीमत 10 करोड़ है, तो 25 शेयरों की कीमत कितनी हो जाएगी, 250 करोड़। अब सरकार को 250 करोड़ रुपए मिल गए, और सरकार इसका प्रयोग जो वो कर सकती है, तो इसके ऊपर सरकार को कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा, यानी ये ऋण नहीं है, बल्कि सरकार के द्वारा अपने ही जो शेयर थे, उन शेयर को बेच करके प्राप्त आय होती है। तो सरकार की जो बहुत सारे उद्योगों के अंदर शेयरधारिता है, तो जहाँ पर भी सरकार को ये लगता है कि यहाँ पर शेयर बेचे जा सकते हैं, उनका जो सरकार को शेयर बेचने चाहिए, विनिवेश करना चाहिए, और विनिवेश से प्राप्त आय का प्रयोग जो विकास में करना चाहिए। और जब विनिवेश से प्राप्त आय का प्रयोग विकास में किया जाएगा, तो उसके लिए सरकार को ऋण देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके बाद है विशाल वास्तविक संपदा की बिक्री, कि सरकार के पास में जो बहुत अधिक जो है सरकारी संपदा होती है, सरकार जो है उस संपदा को बेच करके भी आय प्राप्त कर सकती है, ताकि उसे ऋण लेने की आवश्यकता ना पड़े। आगे, विदेशी पूंजी को प्रोत्साहन। एक तो होता है विदेशों से उधार लें तो पूंजी हमारे देश में आएगी। दूसरा, हम विदेशी जो लोग होते हैं उनको हम निवेश के लिए जो है प्रेरित करें, तो निवेश के माध्यम से भी देश के अंदर पूंजी आएगी। लेकिन जब निवेश के माध्यम से देश के अंदर पूंजी आती है, तो उसके ऊपर जो है ब्याज का भुगतान नहीं करना पड़ता। तो इस प्रकार से सरकार को विदेशी निवेशकों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है एक देश के अंदर निवेश करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। जितना ज़्यादा एक देश के अंदर निवेश होगा, पूंजी उतनी ही ज़्यादा आएगी, और प्लस में सरकार को जो है उस पूंजी के ऊपर कोई अपनी जिम्मेवारी भी नहीं है कि उस पूंजी के ऊपर उनको ब्याज देना है या ऋण का भुगतान करना है। तो इस प्रकार से विदेशी पूंजी जो उसको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। आगे, साधनों का विवेकशील प्रयोग। सरकार के पास में या एक देश के पास में जो साधन होते हैं उनकी कमी होती है, और अगर उस कमी के अंदर अपव्यय हो जाता है, तो ये कंगाली में आटा गीला होने वाली बात होती है। तो ऐसे में सरकार के पास में जो भी संसाधन मौजूद होते हैं, उन संसाधनों का विवेकशील तरीके से प्रयोग करना चाहिए, ताकि सरकार जो है मितव्ययता को अपनाएगी तो उसका खर्चा कम होगा, और अगर खर्चा कम होगा तो उसके कारण जो है सरकार को ज़्यादा ऋण लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके बाद, परियोजनाओं को तय समय में पूरा करना। सरकार जो होती है ऋण लेकर के अनेक योजनाएं जो है शुरू करती है। जैसे मान लीजिए कि सरकार ने जो है एक योजना बनाई, सड़क निर्माण की योजना। अब सरकार ने ये जो है 2020 के अंदर योजना बनाई, और इस योजना को पूरा करना था 2022 के अंदर। अब सरकार ने जो है इसके लिए जो है 50,000 करोड़ का लोन लिया। अब 50,000 करोड़ से ये योजना अगर 2022 तक पूरी हो जाती, तो 2022 के अंदर इससे सरकार को हो सकता है आमदनी होनी शुरू हो जाए, तो इस लोन का भुगतान किया जाएगा। दूसरा, जो अगर ये तय अवधि है, इस अवधि के दौरान जो है कीमत स्तर में इतनी वृद्धि नहीं होती। अगर ये 2030 तक बनती है, तो 8 साल अतिरिक्त समय लगा। इस 8 साल अतिरिक्त समय के दौरान इस योजना के अंदर बहुत सारा अपव्यय हो जाता है। मान लीजिए रोड़ी क्रेशर ला करके जो है सरकार ने रख दी, वो कोई उठा करके ले जाता है, या वैसे बिखर जाती है, तो नुकसान है। दूसरा, सरकार को लोन तो आज ले दिया, लेकिन उससे रिटर्न मिलेगा 10 साल के बाद में, तो इस दौरान जो है लोन के ऊपर ब्याज काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो इस प्रकार से जब कभी भी तय अवधि से आगे योजनाएं बढ़ती है, तो उससे जो है सरकार का व्यय बढ़ता है, क्योंकि कीमतें बढ़ने से व्यय तो बढ़ेगा। तो उसके कारण सरकार को जो है
उस लोन का भुगतान करने में दिक्कत आती है, क्योंकि ऋण जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को तय समय अवधि में पूरा किया जाना चाहिए। आगे ऋण का समय पर भुगतान। जो भी ऋण लिया जाता है उसकी एक अवधि होती है और कोशिश करनी चाहिए कि उस निश्चित अवधि के अंदर ऋण का भुगतान कर दिया जाए, क्योंकि अगर एक बार ऋण का भुगतान नहीं किया जाता है तो उसका भुगतान करने के लिए बाद में नया और लोन लेना पड़ेगा, और उस ऋण का फिर आगे भुगतान करने के लिए और नया लोन लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार से लगातार ऋण के ऊपर ऋण बढ़ता चला जाता है, जिसके कारण एक देश की अर्थव्यवस्था जो होती है उसके ऊपर ऋण का भार काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो ऋण का भार न बढ़े, इसके लिए ये होना चाहिए कि ऋण का भुगतान समय पर किया जाना चाहिए। विदेशी ऋण की सीमा तय करना। विदेशों से जो ऋण लिया जाता है वो एक प्रकार से लाभदायक होता है, लेकिन दूसरी तरफ इसका नुकसान ये होता है कि दूसरे देश का जो है घरेलू, उस देश के अंदर जो है इंटरफेयर बढ़ जाता है जिस देश से लोन ले रखा है, या अगर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से लोन ले रखा है तो उनका भी इंटरफेयर उस देश की पॉलिसीज के अंदर आने लगता है, तो जिसका नुकसान होता है। ऐसे में कई बार ऐसा भी होता है कि एक देश दूसरे देशों का जो है गुलाम बन जाता है, उन देशों के जो है ऋण के तले इतना दब जाता है कि उससे बाहर नहीं निकल पाता। तो ऐसे में विदेशी ऋण जो होता है उसकी एक सीमा तय होनी चाहिए। उस सीमा से ज़्यादा जो है विदेशी लोन नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर उस तय सीमा से ज़्यादा लोन लिया जाएगा तो एक देश के ऊपर जो है अनेक प्रकार से संकट आने की संभावना बन जाती है। आगे प्राप्त ऋण और प्रयोग के बीच में अवधि को न्यूनतम करना चाहिए, यानी जो ऋण लिया है उस ऋण का तुरंत प्रयोग करना चाहिए। जैसे आज हमने लोन ले लिया और उसका प्रयोग हम करें 10 साल के बाद, तो 10 साल तक तो हमने बिना वजह का उसका जो है ब्याज दिया। तो ऐसे में सरकार को ये कोशिश करनी चाहिए कि जो ऋण लिया जाता है उस ऋण का प्रयोग तुरंत किया जाना चाहिए, और अगर ये लगता है कि 10 साल के बाद में हमें जो पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो आज ऋण नहीं लिया जाना चाहिए, बल्कि ऋण उसी समय लिया जाना चाहिए जब उस पैसे की आवश्यकता हो। अब हम मूल्यांकन देखते हैं कि अब तक हमने जो किया है उससे संबंधित कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला, सार्वजनिक ऋण किस प्रकार एक देश के विकास में भूमिका निभाता है। दूसरा, सार्वजनिक ऋण से संबंधित नीति बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आप ये दोनों क्वेश्चन अवश्य कीजिएगा, और इसी के साथ अपना ये टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।